Assalamu alaikum ख़वातीन व हज़रात, welcome back to another episode of the Chat Room by Kips in collaboration with Think Big. This is your host मोहम्मद शाहरुख। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग कंपेयर करेंगे सऊदीया की जो विज़न है 2030 वाली, और जो आने वाले टाइम्स में आप देख रहे हैं कि एक नियॉम सिटी बन रही है एंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के प्लान्स सऊदीया रोल आउट कर रहा है। एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट टू पाकिस्तान्स उड़ान vision, which is the new economic vision given by the incumbent government. और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, सऊदीया किस ट्रजेक्ट्री पे सोच रहा है और पाकिस्तान किस ट्रजेक्ट्री पे सोच रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस हद तक ये जो विजन्स रोल आउट किए गए हैं ये अचीवेबल हैं और अपनी जो इन्होंने टारगेट सेट किए हैं उसमें ये लोग इन चीज़ों को मीट कर सकेंगे या नहीं। सो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। फॉर दैट आई हैव इन्वाइटेड सर हशाम बिन सदीक. He was the former Vice Chief of Naval Staff, a former ambassador to Saudi Arabia, and recently he was also heading the Islamabad Policy Research Institute, which is one of the most popular, famous and insightful think tanks in Pakistan. Thank you so much, sir, for being part of the show. बड़ा अब सुनते आ रहे थे आपके बारे में, तो आज इत्तेफाक से मौका भी हुआ आपसे मुलाकात करने का। तो सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो सऊदीया ने विजन बताया है 2030 या 2040 या 2050 जो भी इन्होंने प्लान्स किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर देयर एम्बिशंस एंड प्लान्स, एंड क्यों इनको ये ज़रूरत फील हुई ये विजन देने की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाहरुख, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सर इनवाइट करने का और शेयर ऑन माय थॉट्स ऑन अ प्रोग्राम व्हिच वाज वेरी डियर टू मी राइट एज एम्बेसडर। एंड देन तो सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, किसी भी बड़े, चाहे वो कंट्री है, चाहे वो बिजनेस एम्पायर है, चाहे वो कोई कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, it has to have a vision, it has to have mission, and it has to have a path to realize that vision. तो विजन का जो सबसे पहला टेस्ट होता है कि विजन इज ए फ्यूचर स्टेट विच यू एनविसेज, विच यू इमेजिन, विच यू वांट, लेकिन बट विद योर फीट ऑन ग्राउंड, इट मस्ट बी एम्बेडेड इन रियलिटी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सऊदी विजन 2030 है, जो कि प्रोसेस इसका स्टार्ट हुआ तकरीबन 2015 जी, एंड फॉर्मली जो अप्रैल 2016 में ये किंग ने अनाउंस किया। अगर दुनिया में कोई एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो वो सऊदी विजन 2030 है। ये इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव नियरली 90 पेज लॉन्ग डॉक्यूमेंट है विच इज़ वेरी वेल थॉट आउट, which covers, which provides a blueprint, a comprehensive plan for transforming a nation which was largely dependent on oil revenue. तो 2015 में यमन वॉर शुरू हुई, तो 2016 में पहली दफ़ा हमने देखा कि सऊदी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द बजट डेफिसिट ऑफ नियरली $72 बिलियन की वजह से जो सऊदी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट किया। डिस्पाइट ऑल दीज रिसोर्सेज आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है नेगेटिव हो जाए, ये एक ऐसी अलार्म बेल्स थी। दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ कि फॉसिल फ्यूल का जो फ्यूचर है, देयर वाज टॉक एट दैट टाइम कि जी बाय ईयर 2030 रिन्यूएबल्स आ जाएंगे, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो फ्यूल सेल्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे सोलर है और अदर ग्रीन एनर्जीज आ जाएंगी और फॉसिल फ्यूल विल बी थिंग ऑफ द पास्ट। दिस वाज टाउटेड फॉर 2030। अभी ये 2040 तक जा चुका है और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की कंसिडरेशन की वजह से भी लोग मूव कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ मूव। तो चूंकि वो टोटली रिलायंट थे input from the revenues, which they huge revenues, nearly 10 million barrels per day export कर रहे थे, और फिर वहाँ ऑयल शॉक की प्राइसेस जो हैं वो इनका जो ब्रेक इवन पॉइंट है एट दैट टाइम वो $72 पर बैरल। तो दे क्रैश्ड एंड a time came when people, the oil glut was so much, they were wanting to sell the oil without any price. Wow. So
इसकी बैकग्राउंड में देखते हुए प्लस एक सऊदी अरेबिया का एक ओवरऑल इमेज था, क्योंकि आले सऊद के जो जितने भी हुक्मरान या किंग्स रहे हैं वो 70 and 80 and even the current king is nearly nearing 90. Yeah. So here was his crown prince who was in 30s and he had vision about Transforming. his transformation. True. तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि ना सिर्फ उनकी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक आउटलुक को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, चाहे वो सोशल रिलेटेड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ये उसके बारे में है। तो थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में बताइएगा कि जो आपने बताया इट्स अ 90 पेज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, सो व्हाट डज इट एंटेल, इसमें क्या मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं जो मोटी मोटी चीज़ें जो है, एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। इसके 3 की थीम्स हैं, एम्बिशियस नेशन, थ्राइविंग इकोनॉमी, वाइब्रेंट सोसाइटी। तो ये सारा सोशो इकोनॉमिक बेसिकली एड्रेस करता है कि सऊदी अरेबिया की ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है। ऑब्वियसली द की इंग्रेडिएंट इसमें एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी आपने देखा कि empowerment of Saudis, involvement of women folk, एक इस एंड पे कि जहाँ उनको ड्राइविंग अलाउ नहीं है, नाउ नियरली 14% ऑफ द वर्क फोर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लेडीज। अच्छा, सॉरी। तो फिर नेशनल जो इकोनॉमिक ट्रांसफर, उसका जो मेन मोटिव है कि जो उनका नॉन ऑयल एस्पेक्ट ऑफ जीडीपी है उसको कम से कम जो उनके एक्सपोर्ट्स है वो 50% पे लेके जाना। ओवरऑल उनका जो एम है, द करंट वैल्यू ओवरऑल जीडीपी इज जस्ट ओवर 1 ट्रिलियन, दे वांट टू टेक इट टू 3 ट्रिलियन बाय दैट टाइम। 2016 में नियरली 14% अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो 2023 की जो उनकी जो रिव्यू है उसमें इट हैज़ कम डाउन टू 7.7%। जो उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो कहाँ $163 बिलियन पे होता था, अभी दे हैव एन एसेट्स ऑफ $749 बिलियन एट दिस टाइम, जो कि इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन को फंड कर रहा है। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, दी ग्रोथ इज जो पहले वाज टोटली थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बेस्ड थी, अभी वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसको लीड कर रहा है। इंटरेस्टिंग। तो सर ये बताएं कि जितना इन्होंने हाई एंड किस्म का प्लान सारा दिया है, डू यू थिंक रियलिस्टिकली इट इज़ इवन अचीवेबल और विल इट बी इवन टू मीट इट्स डेडलाइंस? आई मीन हम नियोम सिटी की आजकल काफ़ी बात हो रही है, यू नो, इस तरह का प्रोजेक्ट पहले कभी दुनिया में नहीं किया गया, एंड देन वो एक द क्यूब बना रहे हैं, एंड देन दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर, एक जैसे कहते हैं ना, एक हम लोग जो सिटी एक इमेजिन करते थे फेरी टेल्स के अंदर, या उस तरह के, इस तरह होगा, यहाँ होगा, विद इन मिली सेकेंड्स आप एक से दूसरे क्वाड्रेंट चले जाओगे, इट विल ऑल बी सोलर पावर्ड, इट इज़ ऑन अ स्ट्रेच ऑफ कितने 1000 किलोमीटर्स। तो क्या ये आपको रियलिस्टिकली अचीवेबल लग रहा है? इज इट इवन डूएबल? एंड गिवन हाउ सीरियस मोहम्मद बिन सलमान एंड द क्राउन प्रिंस इज अबाउट pursuing its executing the vision, so what is your take on this since you've worked with Afghanistan, Saudi as well? देखें, इसमें जो सबसे बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो है उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। The governance structure has the best professional, particularly in case of Saudis, and they attract the best professional from all over the world. Right. So that the execution जो है वो, then they have a mechanism of reviewing the plan, what is the progress with respect to Vision 2030. वो हर साल एक रिपोर्ट शायद होती है और 2023 की रिपोर्ट आ गई हुई है, और उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस कहाँ हुई है, कहाँ प्रोग्रेस नहीं हुई। As far as number of mega projects are concerned, NEOM जो है it was initially slated to be a $500 billion project. There are views that it will cost them 3 to 4 times as much. And obviously the progress with respect to is not according to the planned progress. तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो रेड सी गेट का प्रोजेक्ट है। Yes.
उसकी प्रोग्रेस रिलेटिवली ठीक है, लेकिन बट इट इज़ नॉट वेयर इट शुड बी। इसी तरह बाकी जो किदिया है या मुरब्बा भी तो है, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर। और अभी ऑयल के रेवेन्यूज़ उनको आ रहे हैं, so there are question marks with respect to sustainability of that, because the economic returns which we envisage based on all this spending, वो उस पे अभी क्या कहते हैं, there are some aspersions about But I think they are trying day and night throughout कि उसको thoroughly उसको जी execute बिल्कुल। करने तो की। मैं ये कहने के बाद कि क्राउन प्रिंस himself chairs the boards of all these projects. And he's very serious this is time. very serious, and everybody has to be on his toes to answer those True, questions. true. कुछ जगहों पे जो कि नॉन ऑयल रेवेन्यू, जैसे मैंने कहा कि वो has catapulted. The number of pilgrims last time, जो eventually they are aiming for 50 million in 2030, वो it is ahead of schedule. 13.6 million जो हैं वो pilgrimage वाले गए हैं। तो एक वो they take big pride, and also this vision is not only about economic transformation. Non-oil, they imposed VAT, they imposed dependent levies, तो ये non-oil revenues जो आ रहे हैं वो sustain कर रही हैं सऊदी की growth को। सोसाइटी आपने देख ही लिया कि जितनी ओपननेस है, they have this 2030 expo which they will host। 2034 का जो वर्ल्ड कप है, that they will host. So they are and they are also very careful about their religious roots and their religious heritage. तो वो भी concurrently side by side चल रहा है। So from this question I wanted to ask कि हमेशा सऊदीया को हमने बड़ा एक रिलीजियस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक रिलीजन को इनकॉर्पोरेट किया होता है। इट्स वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ सोसाइटी। एक टिपिकल एक सुन्नी उनका वो है, एवरीथिंग इज़ अबाउट इस्लाम एंड वो। सो आर वी सीइंग अ न्यू KSA जिसमें एक सेक्युलर किस्म का एक KSA इमर्ज कर रहा है, और स्पेशली वहाँ पे क्लर्जी क्लास का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है सऊदी के अंदर, हमेशा एक बड़ा की रोल प्ले किया उन्होंने इन ऑल दी अफेयर्स। So how are those at the helm of affairs now, kind of उनको किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्लर्जी के जो एक्सट्रीम किस्म के वो होते हैं, तो एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, एंड देन वुमेन फ्रॉम नॉट बीइंग अलाउड टू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स आर नाउ बीइंग अलाउड टू ड्राइव आउट इन द ओपन पब्लिक। हर तरह का आर्टिस्ट आ रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वी सी अ न्यू काइंड ऑफ सऊदीया। सो हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग कि एक सेक्युलर सऊदीया इमर्ज कर, एंड हाउ आर दे मैनेजिंग दिस? I don't think so we can use the word secular for Saudi Arabia. I don't think so this will happen even in my lifetime or even 50 years. सही। जो obviously जो मक्का और मदीना का जो sanctity है, that will remain there. Saudi Arabia being a bastion of religious Islam, will remain, and they are very careful about it, and they take a huge pride, especially the king and the crown prince, about the service which they extend to the pilgrims. तो वो वाला element रहेगा. It is more open, Saudi Arabia. It can never be secular. Saudi Arabia as a society are deeply religious. So they want to, even if there is openness, they will continue to adhere कि जो इस्लाम के जो basic tenets है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, obviously वो इंटैक्ट रहेंगे। अभी सोसाइटी उस लेवल पे नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया की जो पॉपुलेशन है वो कम है, 2-2.25 करोड़ के करीब है, और बाकी तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब वो आबादी कम है, एरिया बहुत बड़ा है। दे हैव ए लीडरशिप रोल within the Arab world. They have a leadership role within the overall Middle East, and also in the global, being one of the economic powerhouse, and being and also a center for attraction for the rest of the Muslims of the world. तो इसलिए उनकी जो all they are doing is now opening them, and they are trying to gain and a place which they deserve. उनके बहुत सारे जो बाकी गल्फ के ममालिक थे, वो जो है वो एक UAE है, कतर है, वो एक
डेवलपमेंट उनकी तेज़ हुई, उसी को देखा देखी। तो उनकी जो विजन है, दे वांट टू सी एज ए रीजनल पावर हाउस फॉर द लॉजिस्टिक्स, फॉर द इकोनॉमी, फॉर मतलब पूरे एरिया का एक सेंट्रल जगह बन जाएगी। और चूँकि वो OIC के सेंटर और बाकी सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो दे आर ट्राइंग टू अटेन द प्लेस विच दे डिजर्व। सर, अपार्ट फ्रॉम द लाइक जो इसके ऑब्स्टिकल्स हैं कि एग्जीक्यूट करना, मनी एंड ऑल दैट, हाउ आर द रीजनल प्लेयर्स टेकिंग ऑल ऑफ दिस? एंड मोस्ट ऑफ ऑल, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो US है, हाउ इज़ इट टेकिंग इट? आई मीन, आर दे टेकिंग इट वेल, या उनको एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है? क्योंकि स्पेशली विद द री-इलेक्शन ऑफ ट्रम्प, आई मीन वी विल सी कि क्लाइमेट वाली बात को इतना वो नहीं करेंगे, रिन्यूएबल्स वाली बात और पीछे चली गई। अभी एक शेल रेवोल्यूशन US में आ रही है, वहाँ पे उसने दोबारा अभी अपने प्रोडक्शन उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है कितने मिलियन बैरल से। सो क्या एक डिस्कनेक्ट आएगा? वो उसको नज़र आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग एंटिटी, ऑल्दो दे आर ऑन गुड टर्म्स विद द US, बट स्टिल do they see it as a threat? How do the other regional Middle Eastern countries see this development? देखिए, ओवरऑल अगर मिडल ईस्ट देखा जाए, it has been in turmoil. Yep. There is a transformation which is taking place. On one hand, we're seeing the collapse of Syria, so you had, and then you go as far as Libya, everywhere, what happened in Iraq, Yemen, the Gulf Tunisia, War, Yemen, Syria. So following the Arab Springs और फिर उसके बाद active wars in this region, or obviously Iran being one of them in the Middle East, so the rapprochement between Iran and Saudi Arabia. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है जिसमें जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अमेरिका, मोर सो अमेरिका या चाइना है, दे वांट टू हैव देयर इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपने अमेरिका की बात की, तो American policy about Middle East was about oil and Israel. Oil is no longer the case. No longer the case. America is one of the largest exporters of. Yes, true. So they have zero reliance and dependence on the Middle East oil. On the contrary, the economic growth of India, China, Korea, Japan is tied to free flow of energy supplies from the Gulf, जो कि दुनिया में यानी कि 70% तो ये खित्ते की इम्पोर्टेंस तो रहेगी। सऊदी अरेबिया और US के रिलेशंस हैव बीन गुड। वास्ट अमाउंट ऑफ मिडल ईस्ट कंट्रीज के रिजर्व्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो वेस्ट में। So you have this relationship where there is interdependence. Obviously, it remains to be seen कि Trump की policy towards Israel, is it more aggressive than Biden? Will it perpetuate and turn Israel into a greater Israel? ये सारे वो factors हैं जो कि ये determine करेंगे। हमने देखा है कि पिछले एक साल में एक senseless और एक जो genocide वॉर और जो जेनोसाइड हो रही गाजा में, और फिर द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हिजबुल्लाह, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हमास एंड देयर इनका जो इजराइल का फोरे इनटू सीरिया मोर रिसेंटली, तो एक ऐसा एक सिनेरियो इमर्ज कर रहा है जहां इजराइल्स इन्फ्लुएंस वुड बी ओवरबेयरिंग, or the response by the Arabs and the world community towards Israel's atrocities has been lukewarm, non-existent. Plus अब desensitized हो गए अब तो सारे। Desensitized। तो अब ये will US continue to fuel this war machine of Israel? That remains to be seen. Although Trump ने कहा है कि हम peace चाहते हैं और he is anti-war, he would like to finish. And then there is the issue of the military industrial complex of the US, कि वो चाहते हैं कि दुनिया में confliction situation रहे, and they are able to produce and they are able to sell down. That's the reality on ground. तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया की मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट करेगी बल्कि पाकिस्तान की भी पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। थोड़ा सा मैं भी समझना चाहूँगा कि ईरान इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट, शिया
प्लेयर जो ऑफ कोर्स एक टसल रहती है KSA और उनकी, तो उनकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी हमें नज़र आती है कि सऊदीया के जो प्लान्स हैं और एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज कर रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहा है कि आ जाएगा. सो ईरान क्या कर रहा है या ईरान कुछ नहीं कर रहा, या हाउ आर दे टेकिंग इट? वेरी ब्रीफली जस्ट वांटेड टू टेक योर व्यू ऑन दिस. जो है ईरान अपना इन्फ्लुएंस जो है वो प्रॉक्सीज के थ्रू करता है. ठीक है. चाहे वो हुतीज यमन में हो, ठीक है, चाहे वो हिजबुल्लाह लेबनान में हो, चाहे वो बशार अल असद के जो कॉलोनीज हैं वो सीरिया में हो. तो ये ईरान का ये है. जो ईरानी या अजमी की जो जंग है वो इट प्रीडेट्स इस्लाम. पर्शिया वाज अ बिग एम्पायर व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली कैप्चर्ड बाय द अरब्स और ये वो. तो एक वो वाला फैक्टर है, प्लस अभी जो सर्वाइवल है. मेरा नहीं ख्याल कि इट विल गो टू एन एक्टिव वॉर बिटवीन ईरान एंड US बिकॉज इट डजंट क्वाइट सूट एट द मोमेंट. तो ये एक सिमरिंग चीज़ रहेगी. और उनके कोई इतने एम्बिशियस इकोनॉमिक प्लान्स नहीं नजर आ रहे विद रिस्पेक्ट टू ईरान. आई मीन द सऊदी विजन. साउदीज ने रिप्रोचमा कर ली ईरान के साथ. इफ दे वांट टू प्रोग्रेस दे हैव टू कीप देयर हैंड्स ऑफ. दे हैव टू कीप देयर हैंड्स ऑफ फ्रॉम द एक्टिव. तो बाकी जो अरब्स हैं वो उनके साथ अलाइंड हैं. और आई थिंक लेटली सारे रियलाइज ये भी करें कि इकोनॉमिकली अगर सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सबका भला है. इफ आई मे ऐड, आपने बात की थी कि क्लर्जी का क्या रोल है विद इन सऊदी अरेबिया. बात यह है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट टू द किंगशिप वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रिलीजियस राइट. ओके. देन द इशू ऑफ टेररिज्म केम. तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने जो रेडिकलाइजेशन है, जो टेररिज्म को जैसे हैंडल किया है both through social or economic measures and also through the administrative measures. I think that is something for other people to learn about. So वो largely it's one of the most peaceful countries despite के उसके चारों तरफ एक जंग का समा है और सऊदी अरेबिया itself एक average security बहुत अच्छी है. तो जो religious के जो रोल है विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन ऑफ रिलीजन वो कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्वियसली alongside economically वो कर रहे हैं. So let's come to Pakistan, the Udan vision that was recently announced by the Prime Minister. So what is it about? और again have we seen like क्या हम एक बहुत ambitious और unachievable किस्म का प्लान देख रहे हैं? पहले से थोड़ा सा बता दें कि उड़ान इनकम्पस क्या क्या कर रहा है. इससे पहले बस मैं थोड़ा सा ये देखूंगा कि काफ़ी हद तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे बाद इकोनॉमी में. थोड़ा सा रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं, हमारा डेफिसिट्स थोड़े कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इज़ एट एन ऑल टाइम लो. सो वी हैव सीन लाइक गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू वाली बात है. थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं. तो उड़ान विजन इस मोमेंट पे आना ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या इसके जो हैं वो फीचर्स हैं? देखिए, एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, आप चाहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बगैर ना मुल्क चल सकता है ना कोई और चीज़ है. पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल प्रोग्रेस है दैट हैज़ बीन लिंक टू द 5-year डेवलपमेंट प्लान्स. और शायद ऑल्सो से कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो सारे के सारे मोर रिसेंटली बाय चाइनीज़, अदरवाइज आइदर वर्ल्ड बैंक और IDB और जितने भी आपके बड़े एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे प्रोजेक्ट्स तो वहाँ से हुए. तो फॉर ए चेंज वी हैव ए प्लान. अच्छा है बुरा है, द बेस्ट टेस्ट ऑफ इज द टाइम इटसेल्फ. तो एटलीस्ट यू हैव ए प्लान, ए रोड मैप और ए स्ट्रेटेजिक विजन कि जी हमने ये करना है. सही. अब वो सही है या गलत है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम एक प्लान है, एक पॉजिटिव चीज हाथ में है. तो जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है उसमें 4-5 चीज़ें जो कि 80% ऑफ उड़ान इज व्हाट इज नोन टू एवरीबॉडी. कि 4-5 चीज़ें हैं: एलिंग इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, CPEC की एक्सिक्यूशन. तो ये हमारे जो 4-5 चीदा मसाइल हैं. और ऑब्वियसली पावर्टी है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ें जो लिंक्ड हैं, एक सोशो इकोनॉमिक चीज़ और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि हमें पता है कि क्या है. विद इन इकोनॉमी हमारे
ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर. स्टैग्नेट है 20 बिलियन 25 बिलियन 27 बिलियन इसके इर्द गिर्द होवर कर रही है. सो इफ़ यू हैव एन एक्सपोर्ट ऑफ 27 बिलियन वेयर योर इम्पोर्ट बिल, अगर आप इसको टोटली फ्री कर दें, इट विल रेंज बिटवीन 60 to 80 बिलियन डॉलर. तो इवन दो रेमिटेंसेज आ जाती हैं 20-25 या 30, इंशाल्लाह इस साल 35 आ जाएंगी, तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है. फिर टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारी जो है वो 7-8-9% पे होवर कर रही है, जो इतनी होनी चाहिए. बट की क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं एंड द एक्सपेंसेस, देयर इज़ अ ह्यूज मिसमैच. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एक रोड मैप आ गया जिसमें बेहतरी की गुंजाइश होगी. दूसरा जो मैं देखता हूँ कि इसकी ओनरशिप, द विजन हैज़ टू बी बॉट इन बाय एवरीबॉडी इन योर all stakeholders. तो अगर हम गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग पाकिस्तान में अगर इस विजन को बाय नहीं करेंगे तो ये विजन नहीं चलेगा. सो कंटिन्यूटी. दूसरी बात जो मैंने की थी कि विजन टू रियलिटी का एक प्रोग्राम होता है, जैसे सऊदी विजन 2030 में एक रिव्यू प्रोग्राम है जो सालाना रिव्यू करता है, वो हर चीज़ का रिव्यू करता है. इन्होंने एक नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बनाई है जिसके सारा दिया है कि जी वो देखे कि जी रेवेन्यू कैसे है और एक्सपोर्ट कैसे जा रही है वो सारे. और बीच में सऊदीज़ ने भी KPIs दिए हुए हैं और पाकिस्तान ने भी कुछ KPIs दिए हुए हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जी हम 30 यानी कि 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएं बाई 2028 एंड देन एंड व्हाटएवर. तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, सम ऑफ देम आर रियलिस्टिक, सम ऑफ देम आर way too ambitious. लेकिन वो आप विजन का रोड मैप आपको अलाउ करता है कि आप मिड कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं वो की जाए. अगर आप रिव्यू करें और उसमें आप जो है एडजस्टमेंट की जाए. दूसरी बात जो विजन की है, जो मैं समझता हूँ जो फंडामेंटल हमारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, नॉट रिलेटेड टू विजन बट अदरवाइज, इज़ द एबिलिटी टू गवर्न. जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, व्हेन आई कंपेयर दिस विद सऊदी अरेबिया वेयर यू हैव द बेस्ट ऑफ द माइंड्स एज डिप्टी मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स एंड विद इन दी, तो वो जो हमारा जो स्टेट की कैपेसिटी है गवर्नेंस की, चाहे वो इकोनॉमिक गवर्नेंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या दूसरी चीज़ें हो, वो उसमें थोड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है. एंड द वे वी डू बिजनेस दुनिया में ऐसे नहीं होता. मेरिटोक्रेसी पे काम हो. हाँ, मेरिटोक्रेसी. और जो प्रोसीजरल हैं, जो प्रोसेसेस हैं, अनलेस वी ब्रिंग देम अलाइन विद दैट, कोई भी काम आपने कराना हो तो उसकी जो रेड टेपिज्म है, तो बड़ी अच्छी बात है कि ई गवर्नेंस हो जाएगी. तो ई गवर्नेंस होती ताकि रैपिडिटी हो, और जो टेक्नोलॉजी की एब्जॉर्प्शन विद इन दी गवर्नमेंट है, वो अगर मैं सऊदी से कंपेयर करूं तो आई थिंक ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 अभी ये ई गवर्नेंस की बात की है, तो अभी हमें इतने मेजर किस्म के इंटरनेट डिसरप्शन नजर आ रहे हैं. जी जी. वी हैव लॉस्ट ओवर अराउंड आई थिंक 10-13 बिलियन डॉलर्स आईटी इंडस्ट्री ने लूज कर रही है ड्यू टू द इंटरनेट डिसरप्शन. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस एंड देन उड़ान विजन. सो इट्स लाइक आप एक तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं, तो हाउ डू दे गो हैंड इन हैंड व्हेन हमारी बेसिक्स ही मीट नहीं हो रही. ई गवर्नेंस और उड़ान विजन और बाकी चीज़ों के लिए यू नीड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू ट्रेड, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट योर सर्विसेज. मैं तो देखें जो इसका जो स्ट्रेटेजिक व्यू है, द ऑनसेट ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, एंड ये आई एम श्योर यू आर मोर अवेयर देन आई एम. इसका जो वन ऑफ द सल्वेशंस फॉर पाकिस्तान इज doing this, because this will change the world. This has already changed the world, this will change the world. Or we are in an ideal situation to benefit from this, because all it requires is an ecosystem which enables this. तो जब आप इंटरनेट की बात करते हैं या पेमेंट गेटवे की बात करते हैं, तो ये सारे या लीगल फ्रेमवर्क या जो गवर्नमेंट का काम है कि आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि आप इससे ये काम कर सकें. हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कुछ ईजिली भी, अगर इंडिया
150-200 बिलियन डॉलर पे जा सकते हैं। तो here we are, we should be at least 1/3 if not more। तो यहाँ पोटेंशियल है, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक एग्रीकल्चर, और एक और जो है वो मैं बाद में जिक्र करूँगा। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि टू बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑनस्लॉट ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज वेयर आउटसोर्सिंग और ये सारा कुछ जो है, और ये हम कर सकते हैं। एज फार एज आई थिंक माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, आई थिंक IT के फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स आर within Pakistan. Right. So this is a potential which needs to be tapped. Right. Sir, और इसमें जो उड़ान विजन के बारे में बताएं कि we want to know कि IMF की कितनी एक strong किस्म का एक say है, और इसने जो प्रेशर और चीज़ें जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ये हमें कहते हैं, ये करें, फलां करें, ये प्राइवेटाइज करें, टैक्सेस बढ़ाएं, ये करें। So does it align with the उड़ान विजन, या is it kind of disrupting the काइंड ऑफ जो उन्होंने एक ट्रेजेक्ट्री सोची हुई है उसको वो डिसरप्ट कर रहा है, या ये हैंड इन हैंड ही जाएंगे इस IMF की जो डिमांड्स और जो उन्होंने चीज़ें पुट फोर्थ की हुई हैं? देखें, जो क्या कहते हैं, खाकान रजीब, वन ऑफ द एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ही सेज कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। एंड गिव एंड टेक फ्यू थिंग्स, 80-90% वो चीज़ें हैं जो वो कह रही हैं कि वो अगर आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हर साल 1000 बिलियन रुपीस से ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, या आपका सर्कुलर डेट जो कि 3000 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हो गया, इतना बड़ा आपको वो डेंट डाल रहा है, इतना बड़ा डेंट डाल रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन, सो जो उड़ान पाकिस्तान है उसका जो मेन इकोनॉमिक विजन है वो है प्राइवेट लेड ग्रोथ। बिल्कुल, वो प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, ये आपने IT की बात करता है, ई गवर्नेंस की बात करता है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ में कवर्ड है। और जो मैंने पहले बात की, इफ़ यू स्पेंड दिस मच एंड यू अर्न दिस मच, तो ये जो बजटरी डेफिसिट है ये तो रहेगा ना, कहीं से पूरा करना है। तो ऑलरेडी आपके जो डेट है वो 77,000 बिलियन रुपीस हो चुका है, जो कि 2019 में तकरीबन 45,000 बिलियन था। तो दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डेट इज सो मच दैट इट विल बिकम, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट यू हैव नो ऑप्शन बट टू एंड देन द करंट अकाउंट डेफिसिट व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर कि यू डोंट हैव इनफ डॉलर्स टू मीट। तो जो जहां IMF का प्रोग्राम आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ ग्रोथ उस लेवल पे अचीव नहीं हो सकती। तो हम अनलेस हम 6% या 8% पे ग्रो करें, तो तब हम ये $1500 पर कैपिटा इनकम से $2500 पर कैपिटा इनकम पे जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, सिक्योरिटी की हैं, इसी तरह इकोनॉमिक की जो ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स की जो उड़ान पाकिस्तान बात कर रहे हैं। लेकिन बिग क्वेश्चन आपका जो किया कि इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन का जो टेस्ट है वो कैसे होगा, दैट इज द आंसर। तो अनफॉर्चुनेटली उस पे हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। केस इन पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIU couldn't even get a bid of more than 10 billion. तो हमारी जो मैंने पहले बात की, हमारी कैपेसिटी टू एक्सिक्यूट ऑल दिस वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। तो हमें प्रोफेशनल, प्राइवेट सेक्टर और इन सब का कॉम्बिनेशन चाहिए, ताकि जो भी ये जो हैं, चाहे वो PI की प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो CPEC की एग्जीक्यूशन है, चाहे वो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन है, उसको सोचना, उसको समझना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना थ्रू ए फ्रेमवर्क जो कि विच विल स्टिक पोलिटिकली, विच विल स्टिक लीगली, विच विल स्टिक इकोनॉमिकली। हमारे यानी कि जो करंट स्ट्रक्चर है वो एक 18th अमेंडमेंट है। यू हैव provinces, you have center. Some of the things which you want to do, the land belongs to provinces. You want to do, you can't be. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन मेरा being an optimist, मेरा व्यू ये है कि when you have hit the rock bottom, the only way is up. Up, yes. And जो fundamentals with respect to the potential वो exist करते हैं।
हमने सिर्फ अपना अमाल और अपनी नीयत और अपने एक्शन से ये साबित करना है कि हम पाकिस्तान को तुम सिंसियर हैं और लॉयल हैं, सिंसियर हैं और हम उस जगह ले जाना चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया। इसके साथ कंकरेंटली सोशल प्रॉब्लम्स, सोशो इकोनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, और बहुत सारे लोग जो कि 40% लोग जो खते गुर्बत से नीचे हैं, अगर वो होप देखते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में हम चेंज ला सकते हैं थ्रू उड़ान या थ्रू CPEC 2.0, वो एक पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों का जिक्र इस उड़ान में है, KPIs भी हैं, सारे की सेक्टर्स को एड्रेस भी किया गया कि कहाँ So it is very comprehensive. It is comprehensive. It's also nearly 90 pages long. Yeah. But the only thing is कि इसका जो मैकेनिज्म कि हम गवर्नमेंट जो है फोकस हो के सब लोगों को साथ मिला के पूरी पॉपुलेशन को बाय इन करा के आप सऊदी अरेबिया जाएं, एवरीबडी would know 2030, everybody would know क्राउन प्रिंस, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये जब तक लोगों को साथ ले जाके, और सबसे बड़ी प्यारी बात की कि उनकी हर बंदा रोड चलते हुए कोई भी बंदा हो तो उसको पता है सऊदीया क्या करे और वो ओनरशिप ले रहे हैं एंड ही फील लाइक ही इज अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ टॉप लेवल तक वो चीज़ रहती है, ट्रिकल डाउन नहीं है, एंड द लोकल person and any individual cannot relate and does not know and it does not feel inclusive as being part of the जी बिल्कुल vision. और वो तब इंक्लूसिव फील करेगा जब एक आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरा उसकी बात सुनेंगे, तीसरा वो फिजिकल देखेगा। अगर किसान एक शक्लगढ़ में ये देखेगा कि जी मेरी गंदुम 20 मन से जिसने 40 मन करनी है पर यील्ड करनी है, वो देखेगा कि जी मेरी हालात बेहतर होंगे और इन टर्म, तो वो खुद ब खुद बायन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें, जैसे मैंने कहा कि सोशल काम भी करना है, पॉलिटिकल काम भी करना है, और बाकी सारे जितने भी लीवर्स हैं उनको आपने एनर्जाइज करके साथ लेके काम करना है। लवली। तो ये है कि अगेन इट्स बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, यू थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, वी हैव अ वेरी वेल थॉट आउट, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड एक हमारे पास पूरा जो है प्लान आ गया है। अब टाइम विल टेल हम उसको कितना अच्छे तरीके से ओन करके लोगों में इनकलकेट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे टेक्नोक्रेट्स या जो है जैसे कहते हैं ना एक्सपर्ट लोगों के साथ, या हर तरह का जो, जिस तरह आपने सऊदीया की बात की कि अच्छे लोग वहाँ उन्होंने हायर किए हैं, बेस्ट माइंड्स हायर किए हैं, एंड देन उनका बंदा वो जो क्राउन प्रिंस है वो खुद हेड करता है सारी चीज़ें, एंड देन एवरीबडी फील्स लाइक देयर अ पार्ट ऑफ इट। सो इट नीड्स टू बी इंक्लूसिव, इट नीड्स टू बी ऑल एनकम्पसिंग, एंड आई थिंक ओनली एक बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक चीज़ होती है प्लान और एक होता है प्रोग्राम। बिल्कुल। सो एट द मोमेंट इट इज़ ए प्रोग्राम। प्लान तब बनेगा जब आपके पास कि जी मैं जून 2025 में डिलीवरेबल्स ये जो है यहाँ से यहाँ पहुँचा, कॉन्क्रीट मेरी प्रोग्रेस क्या होगी। तो वो इट्स ए प्रोग्राम। जो क्रिटिक्स हैं वो इसको विश लिस्ट भी कहते हैं। तो so let's agree on somewhere in between कि कुछ चीजें अचीव हो जाएंगी, there will be problems, there will be issues, there will be setback, वाली बात midway उसका, there will be cost overruns, there will be time overruns, ये होंगे और ये किसी भी चीज में ये होते हैं, लेकिन how do we overcome? लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हमारा जो बेंचमार्क है वो इतना लो है कि any little progress will make a direct impact. Because we've hit the rock bottom ना, वो आपकी वाली आपने मैक्रो स्टेबिलिटी की बात की, वो इसी तरह ही है कि आप तो टैक्स टू जीडीपी अगर 8 है तो उसको 9 पे ले जाना इजी है, लेकिन अगर 15 को 15.5 पे भी नहीं जाता। सो देयर इज inelasticity, there is elasticity within the our economy and within so many other areas जहां हम we can take off provided we get our act together. Sir, thank you so much for the amazing and utterly insightful conversation. बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है वो आपने thoughts share किए हैं अपनी, and I hope we continue to do more such shows. We would love to have you again on the podcast with another topic. That was Udan versus Saudi Vision 2030. Ladies and gentlemen, let's see how things unfold. Only time will tell कि हम किस तरह से इन चीज़ों को execute करके achieve करते हैं. The plans on paper look extremely good, concrete and solid. And let's just hope and pray that we're able to deliver on the points and promises that we're making. Thank you so much for watching the podcast. This is your host signing off. I will see you in the next one. Allah Hafiz.